नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी के बारे में, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। इसका सीधा-सीधा मैं कंपनी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, कंपनी के क्या टारगेट है फ्यूचर में और साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है, कौन सा दिशा में जाने वाले हैं और साथ ही साथ मेरे स्विंग बेसिस में कंपनी के ऊपर कहाँ पे ट्रेड है, ये सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ वो है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, क्योंकि टीसीएस के बाद अगर किसी कंपनी के सबसे ज्यादा नाम सुनाए जाते हैं तो वो है इन्फोसिस। कोई छोटे मोटे कंपनी तो है नहीं। साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रांग है और कंपनी इंडिया में जितना बिजनेस करे उससे कई गुना ज्यादा, मतलब वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं। इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यूज अमेरिका से आते हैं और साथ ही साथ यूरोप कंट्रीज से आते हैं। तो लोग सोचते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में इस इन्फोसिस के ऊपर खास परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट इन 2 इयर्स में कोई भी आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि उसके पीछे कारण है यूएस में जो फेडरल, मतलब फेडरल का जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था, वो कम नहीं हो रहे थे, लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उस कंट्रीज का डेवलपमेंट भी थोड़ा सा रुक जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण फाइनेंस कम हो जाएगा। साथ ही साथ बैंक्स में थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। साथ ही साथ जितने सारे आईटी सेक्टर प्रोजेक्ट है वो भी रुक जाएगा। इसके चलते आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो सीधा-सीधा मैं बात कहूँ, किसी भी कंट्रीज में अगर फेडरल रेट बढ़ जाते हैं तो उस कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिकली प्रेशर बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इन्फोसिस के ऊपर जो सिचुएशन है करेंटली वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इन्फोसिस के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में जो प्रोजेक्ट है वो उसके बारे में बात करूँ, कंपनी बता रहा है कि एआई पावर जो टेल्को सॉल्यूशंस है उसके ऊपर काम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इन्फोसिस इज कोलाबोरेटिंग विथ एनवीडिया। तो सोचिए एनवीडिया इंडिया के, सॉरी, वर्ल्ड के सबसे बड़े एक कंपनी है और वो सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। आज जितने सारे लोग कंप्यूटर्स में हम लोग ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एनवीडिया कंपनी की ही देखने को मिलेगा। तो उसके साथ जुड़कर एआई बेस में एक मतलब सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने वाले हैं। साथ ही साथ इन्फोसिस लाइव एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, तो कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म बना रहा है एआई प्लेटफॉर्म के, एआई के माध्यम से कि इन्फोसिस जो है वो लाइव एंटरप्राइजेस के माध्यम से डायरेक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम करने वाले हैं। तो साथ ही साथ द आप देख सकते हैं सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट। तो सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट भी कंपनी करने वाले, वो भी कहाँ से, इंडिया वैल्यू जो चेन है वो ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी इस तरीके से 3 एमिशंस के ऊपर काम करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट जो सबमिटेड है, मतलब प्रोजेक्ट भी कुछ करने वाले, सबमिटेड कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी है। साथ ही साथ कन्वर्सेशनल जो एआई फॉर, मतलब फॉर एविएशंस है, मतलब जितने सारे एविएशंस कंपनी है उसमें एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं एप्पल जो विजन है उसके ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। तो एआई एज ए कस्टमर बेस के ऊपर भी काम करने वाला है। मतलब बेसिकली कंपनी एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि एआई एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, जो कंपनी इसके ऊपर ज़्यादा काम करेगा उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा मिल जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन बन चुके हैं। अभी चलो कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी क्या प्रोजेक्ट करने वाला है वो तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ करेंटली कंपनी क्या कर रहा है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, अगर वो मैं आपको दिखा दूं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स में कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस, सॉरी, प्रोफेशनल जो सर्विसेज है उसके ऊपर 95% का काम हो रहा है, मतलब कंपनी काम करते हैं। और साथ ही साथ देखा है तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म के ऊपर 4.63% का काम हो रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ सबसे ज्यादा अमेरिका में कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। 64% सेल, मतलब सॉफ्टवेयर को बेचते हैं एंड सर्विसेज देते हैं। यूरोप में 16% एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 14% एंड बाकी इंडिया में 4.4%। तो देखा जाए तो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है
और वही कंट्री के ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जो वर्ल्ड के लीडर कंपनी है, क्योंकि जीडीपी के हिसाब से देखा है तो सबसे बड़े कंट्रीज है यूएस, उसके बाद है चाइना। तो सोचिए, चाइना में तो टेक्नोलॉजीज इन्फोसिस का टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, फिर भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूएस में। तो कंपनी की अभी फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कंपनी देखिए छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 7,80,000 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी का भी करेंटली मुझे वैल्यूएशन सस्ते में देखने को मिला, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो 33, कंपनी के खुद के पी रेशियो है 29। आरओसी आ रही तो बेस्ट तरीके से लेवल में देखेगा, डेप्थ एकदम ना के बराबर है और इनकम भी जबरदस्त है। अभी एक पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो इस बार भी जो रिजल्ट आया वो हाईएस्टली रिजल्ट जनरेट हुआ। पिछले सालों के तुलना से अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो भी 6,200 से सीधा सीधा 6,500 करोड़ तक देखने को मिला। तो 6,200 से लेकर 6,500 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी को दे सकते हैं। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है, उसमें एक चीज को आपको नोटिस करूंगा। देखिए पहले कंपनी के पास एक भी कर्जा नहीं था। अभी कंपनी कुछ नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे इसलिए कंपनी ने कर्जा लिया। अभी जो कर्जा लिया वो कर्जा किस बेसिस में लिया, ध्यान से देखेंगे। कंपनी के ऊपर कोई भी बोरिंग्स नहीं है, कंपनी का बेसिकली लीज लाइबिलिटी के ऊपर ही पैसा है। मतलब कंपनी जो लीज लेकर काम कर रहा है उसके ऊपर ही कंपनी का पैसा उठाया गया है, मतलब पैसा उठाकर काम कर रहा है। नहीं तो कंपनी के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। उल्टा आप ये भी देखेंगे कंपनी के ऊपर इस बार कितना इन्वेस्टमेंट कैश किया। कंपनी के ट्रेड कितने रिसीव हुआ, करीबन 32,000 करोड़। और कंपनी के हाथ में कितना कैश है, करीबन 21,000 करोड़। तो ये गुड पॉइंट्स है। और साथ ही साथ कंपनी CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ पैसा ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में चल रहा है, ऑनगोइंग कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, तो वो है 500 करोड़, जो लास्ट 2 मतलब ईयर से ज़्यादा है। तो अच्छी बात ये है। दूसरी बात ये भी है कि कंपनी के ऊपर जो सालाना जो सेल्स का ग्रोथ है, इस साल में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट को थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि आईटी सेक्टर में लास्ट 2 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं, तो इसलिए कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। बाकी तो ठीक ठाक ही है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिला। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, पिछली बार जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सॉरी नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखने को मिला था करीबन 28,20,000 के आसपास। इस बार वो घट के हो चुके हैं 25,76,000 के आसपास। मतलब कंपनी के ऊपर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर बहुत सारे शेयर होल्डर यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आपको देखने को मिलेगा। अभी पब्लिक एग्जिट क्यों किया है उसको जानने के लिए कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। तो चलो एक बार देख लेते वो भी। तो ओवरऑल बात करूँ तो देखिए लास्ट 2 ईयर्स में कोविड के बाद कंपनी रॉकेट बना था। उसके बाद देखिए 2021 के बाद कंपनी 2021 से लेकर 22 के टाइम में जब इसराइल के साथ रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ, तब इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम एक करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से यहाँ पे रिकवरी भी कर चुके हैं। तो रिकवरी किस तरीके से कि आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ये रिकवरी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जो लोग सोच रहे हैं कि इस रिकवरी के बाद क्या होने वाला है, देखिए अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो यहाँ पे भी देखिए रिकवरी हुआ, यहाँ पे भी रिकवरी हुआ, उसके बाद भी रिकवरी। देखिए बार बार वो रिकवरी कर रहे हैं और रॉकेट की तरफ भाग रहे हैं। मतलब इस बार भी रिकवरी किया और एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे लगता है कि कंपनीज के ऊपर यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो लेवल्स अगर देखने को मिले तो लेवल्स को कंपनी फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो ब्रेकआउट तो किया मगर ब्रेकआउट में उतना दम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा वीक वॉल्यूम मुझे यहाँ पे देखने को मिला। इस जगह पे मुझे थोड़ा सा वीक वॉल्यूम देखने को मिला। मुझे लगता है इस कैंडल के ऊपर एक स्ट्रांगली अगर क्लोजिंग कैंडल दे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कंपनी इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं स्विंग बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिले, देखिए कंपनी के यहाँ पे हाई हुआ, यहाँ पे हाई हुआ, मतलब कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बने, एक शोल्डर बने, उसके बाद एक लंबा सा क्या बने, एक हेड बने, मतलब शोल्डर कम हेड और उसके बाद दोबारा एक शोल्डर बने। इस पैटर्न्स को कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुके हैं। उसके बाद कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ,
थोड़ा सा नीचे आए, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, मतलब कंपनी इस जगह पे होल्ड कर रहा है। अगर इस होल्डिंग के बाद कंपनी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गए तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे इससे करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं। अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट जो इसका लेवल रहेगा वो कुछ इस तरीके से लेवल्स रहेगा 1740 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि यही लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ही कंपनी बाउंस किया था। तो एक बार नीचे आए तो इसी लेवल को वो रिटेस्ट करके बाउंस पे कर सकते हैं। और जब रिटेस्ट करेगा शायद मुझे लगता है उस जगह पे उस टाइम में 200 डेज मूविंग एवरेज को भी वो एज ए सपोर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर ये ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए ऊपर गए तो मुझे लग रहा है कि ये जो कप बना है इसके टोटल लेंथ को अगर मार्किंग किया जाए तो उसी लेंथ ऊपर में टारगेट बन सकते हैं। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 37 के आसपास। तो देखिए एक कोई मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। तो आप प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को सीखिए, प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप खुद के हिसाब से डिसीजन लीजिए। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।